बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं, आप सुनते हैं कि मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलता हूं। ज़ाहिर है उनसे जो गुफ्तगू मेरी होती है वो तोहफ़े की शक्ल में उनकी जो पूरी ज़िंदगी है, पूरे तजुर्बात हैं, उन तजुर्बात का जो निचोड़ है, जो ख़ुलासा है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि आप उन तजुर्बात की रोशनी में अपनी औलाद की, अपनी नई नस्ल की तरबियत कर सकें, ताकि हमारा इलाका, हमारा मुल्क दूसरों के लिए मिसाल बने। क्योंकि इज़्ज़त इंसान के उन सिफ़ात की वजह से होती है, उन फ़नून की वजह से होती है, उन उलूम की वजह से होती है, जिसकी वजह से वो दुनिया के सामने बावकार अंदाज से, बाअज़मत अंदाज में पेश होता है। आइए, सबसे पहले मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, आपने वक्त दिया और हमें इज़्ज़त दी, और हमारी ख्वाहिश ये है कि जो देखने वाले हैं वो आपको पहचानें। बहुत शुक्रिया बयाक टीवी का, और अंसार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। और गिलगित हमें दिल से बहुत पसंद है। मेरा नाम बिस्मा शाह है और मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं काम करते हुए। एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था, उसके बाद 2006 के बाद एडमिन में स्विच किया, बाकायदा एक एग्ज़ाम के थ्रू। बहुत शुक्रिया, आपने ज़ाहिर है अपने बारे में जो एक मुख्तसर तारुफ़ आपने करा लिया, और हमारे नाज़रीन चाहते हैं, ज़ाहिर है जिस तरह गिलगित है, सेम इसी तरीके से सिंध का भी अपना एक कल्चर है, अपना एक अदबी पस मंज़र है, सियासी पस मंज़र है, हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है। उस हवाले से सिंध में जहाँ तक अदबी शख्सियात की बात है, तो वो अगर हम देखेंगे, कोई भी जिस भी अदबी शख्सियत को हम देखेंगे, किसी न किसी की कोई ना कोई पब्लिकेशंस हैं। तो जब हम कोर्स पढ़ते थे तो उस कोर्स में कई ऐसे नाम थे, जैसे शेख अयाज़ हैं, और हमारे और बहुत सारे अदबी शख्सियात हैं, जैसे शाह बिटाई हैं। उनकी जो किताब है उसको जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा कोई शख्स होगा। तो लिटरेरी शख्सियात का नाम तो होता ही है क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन शाह बिटाई ऐसे शख्स थे जो कभी स्कूल नहीं गए। क्या उनकी शायरी है सूफ़ीज़म पे, और क्या उन्होंने ख़ुद को ख़ातून कहकर शायरी की है। ख़ातून एक बायोलॉजिकली थोड़ी वीक होती है, तो इस लिहाज से उन्होंने ख़ुद को ख़ातून कह दिया, और अगला मर्द जो होता है वो अक्सर मज़बूत होता है इमोशनली और फ़िज़िकली, तो इसलिए खुदा को उन्होंने मर्द कहा और इस तरह से अपनी आशिकी उनके नाम की। और सुर मारी सुर के डारो, इस तरह से कई सुर हैं, 7 सुर हैं जिनमें उन्होंने एज़ ए ख़ुद को फ़ीमेल ज़ाहिर किया। इसी तरह से शेख अयाज़ की शायरी देख लें, तो शेख अयाज़ की शायरी भी अमेजिंग है। बहुत सारी लिटरेरी शख्सियात हैं, अगर आप सीक्वेंस में नाम लेना चाहें तो बड़ी एक लंबी लिस्ट है, जो शायद ये प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा वक्त का हो जाएगा। सिंध में पढ़ने लिखने का रवाज बहुत पुराना था, और ऐसा नहीं था कि ये कोई जाहिल कौम थी। पढ़ने लिखने का रवाज बहुत ज़्यादा था, पढ़ते लिखते थे, लेकिन हाँ, वो बाकायदा एक सिस्टम जो था वो बाकायदा उनको मिला हुआ था। उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आज़ाद था, हर कोई जो चाहता तो एजुकेशन ले सकता था। उस ज़माने में इतनी सहूलियात नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते थे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि किताबें पढ़ने का रवाज थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हर किसी के पास ये पाम टॉप का लैपटॉप होता है, या इवन ये हमारे पास मोबाइल्स होते हैं। हमें जो भी पढ़ना होता है हम उसमें निकाल लेते हैं।
क्योंकि किताबों को संभालने का शायद वो रवाज अब ख़त्म हो गया है, लेकिन हर घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, हर घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो हमें जो भी किताब चाहिए होती थी तो हम पहले इजाज़तनामा लेते थे वालिदैन से कि हमें ये किताब चाहिए, तो हम ले लें। तो किताबों को बड़ा प्रिजर्व किया जाता था। और आज भी जितने भी अदबी घराने हैं उनके घरों में जाएं, इतनी ह्यूज लाइब्रेरीज़ हैं। पढ़ने लिखने का शगफ़ और पढ़ने लिखने का शौक़ जो बच्चों को दिलाना चाहिए वो पेरेंट्स से मिलता है। और अगर आसपास सराउंडिंग्स में इस तरह की चीज़ें देखते हैं बच्चे तो ज़ाहिर इंस्पायर होते हैं उससे, और उनको पढ़ने लिखने की तरफ लाने के लिए बाकायदा इस तरह की अदबी गुफ्तगू की जाती है। ताकि पहले ज़माने में तो ये नहीं था कि आप जाएं और कार्टून देखें, आप जाएं और मीडिया पे ड्रामे चल रहे हैं वो देखें, या चैनल्स हैं आपके या बच्चों के चैनल्स हैं आप वो जाके देखें। पहले तो ये हुआ करता था कि घर में जो भी आता था तो रात को बाकायदा लोग बैठ के आपस में बातें किया करते थे। हमारे सिंधी में कचहरी कहा करते हैं इसको। और हम बच्चे जब होते थे तो वो चुपचाप बैठ के सुनते थे, हमें बीच में बोलना नहीं होता था, ये हमारा कल्चर था। और जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो हमें नहीं बोलना होता था, जो भी बोलता था वो डांट खाता था। और इसी तरह से बचपन में ही हम लोग ये सीख रहे होते हैं, बच्चे बचपन से ही ये सीख रहे होते हैं कि बड़ा कैसे। अगर कोई बच्चा कोई उल्टी सीधी हरकत करता भी था तो उसे बाद में कहा जाता था कि तुमने ये किया, तुम्हें नहीं था करना, दोबारा नहीं ये करना। तो ये चीज़ें सिखाई जाती थी बचपन से ही। और ऑलमोस्ट जितने भी घराने हुआ करते थे सिंध के, वो अक्सर उनका ट्रेंड यही होता था। नेशनल फूड्स जो थे हमारे सिंध के, वही रात को वही दाल चावल या आलू फ्राइड इसी तरह का हुआ करता था। मैंगो क्योंकि हमारी सिंध की अपनी पैदावार है, सिंधड़ी आम, वो बड़े शौक़ से खाया जाता है। और बड़े बड़े शौक़ से रात को उसको अम्ब चावल चावलों के साथ खाया जाता है, सुबह को पराठे के साथ खाया जाता है। इस तरह से कई चीज़ें जो हमने आहिस्ता 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 वक्त के साथ सीखी, हमें पता चला ये भी कल्चर है, ये भी कल्चर है। पल्ला बड़ा नायाब फ़िश है जो सिर्फ सिंध में ही मिलती है हमें। कुछ चीज़ें हैं जो फ़िक्स्ड हैं, रात को दाल चावल तो ज़रूर होते हैं, उसके साथ कोई सब्ज़ी होती है, कोई आलू होते हैं, कोई भिंडी फ्राई होती है, और नाश्ते में दही होती है और पराठा होता है। और इसी तरह से कोई मगज़ उस ज़माने के लोग खाया करते थे बड़े शौक़ से, जिसको ब्रेन मसाला कहते हैं आजकल। और कीमा और कलेजी खाया करते थे। लेकिन अब तो ये सारी डिशें अब नायाब हो गई हैं। अब तो हर कोई इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गया है कि हर किसी को अपना हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना भी चाहिए, और अच्छी बात है। ये सिंध की चीज़ें हुआ करती थी जो हमने बचपन से अपनी आंखों से देखी और हमने अपने बड़ों को फॉलो करते हुए देखा। अब हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ब्लड में है, हम चावल आलू नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी हो जाए वो हम नहीं छोड़ सकते। और दाल चावल आलू चावल ये हमारी ऐसी डिश है जो हम बाहर जब भी जाते हैं, कहीं भी कभी भी अब्रॉड जाना पड़ता है तो हमें 2-4 दिन के बाद बड़ी क्रेविंग होती है। पर्सनली मुझे चना चाट बड़ी पसंद है। मैं जब भी कभी भी मेरा जब भी बाहर जाना होता है तो मैं 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ भी मैं 2-3 दिनों के बाद मैं जाती हूँ और चाट खाने चली जाती हूँ। मुझे चाट बहुत पसंद है। तो वहाँ बड़ी हमें कमी महसूस होती है कि अब हम क्या करें। तो ज़्यादातर जब भी ये दिमाग में आता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम पहले से 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रैवल कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे खून में हैं तो उसको हम निकाल नहीं सकते। तो ये इस तरह का जो सेटअप है वो हमें बचपन से मिला हुआ है, हमने देखा है अपनी आँखों से, हमारा ब्रॉटअप यही हुआ है, हमारा मरना जीना इधर ही है। और हम दिल से ये दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि कहीं से कोई बेहतरी आ जाए सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे हाथ में है हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश है कि किसी तरह से मैं इस एंटरप्रेन्योरियल कोर्स को अब किसी तरह से मैट्रिक तक के सिस्टम में ले आऊँ, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुदकार तरबियत का ये बिज़नेस सीख सकें और ख़ुद से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं।
जॉब्स और इनके पीछे धक्के ना खाएं और अपनी सीवीज़ लेके दर दर पे ना जाएं, ख़ुद अपना बिज़नेस शुरू करें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। बहुत खुशी हुई। ज़ाहिर है हम जो सोचते थे उसके बिल्कुल बरअक्स एक मंज़र जिसमें सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, आपने हमारी रहनुमाई की। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप ज़रा नौजवान नस्ल जो इस वक्त मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में अच्छी वो मेहनत कर रहे हैं, यानी उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन वापस आके यहाँ मुख्तलिफ़ इदारों में धक्के खाते फिर रहे हैं, तो उनके लिए जो एजुकेशन में आप बैठी हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है आपकी नज़र में है, आपके सामने है, उस तजुर्बे को सामने रख कर आप उनके लिए एक पैगाम, एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? जो यूथ है ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान की यूथ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ़ सिंध का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। यूथ के लिए मेरा ये पैगाम है कि खुदारा प्लीज़ अपने स्किल्स को पॉलिश करें, अगर कोई स्किल है तो उसको पॉलिश करें, नौकरियों की तरफ मत देखें और ख़ुद अपने ज़ोर बाजुओं पे यकीन रखें और हौसले ना हारें। अपनी मदद ख़ुद के तहत कोई छोटा मोटा बिज़नेस अपना शुरू करें और अपने साथ 2-4 दोस्त मिलके अपना कोई कारोबार करें और इसी में बरकत है। हौसले ना हारें, हथियार ना उठाएं, ड्रग्स ना लें, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से हटा के देखें। ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ नेगेटिव नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारा मुस्बित भी है, पॉजिटिव भी है, बहुत सारा कुछ अच्छा भी है, उसकी तरफ देखें। मेरी ये इल्तिजा है। मैडम, आपने इज़्ज़त दी, आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है आपके तजुर्बे से, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एक पस मंज़र है, इल्मी, अदबी, सियासी पस मंज़र है, उस ज़िमन में जो चीज़ें आपने तोहफ़तन हमें पेश की, हम आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हैं और हम चाहेंगे आइंदा भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपसे बात करें और आपसे रहनुमाई ले लें। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, सिंध के मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में मैडम का एक काम है, एक विज़न है। उस ज़िमन में ये चाहती हैं कि हमारी नौजवान नस्ल आगे बढ़े, अपने सलाहियतों पर भरोसा करें। अपने आप पर जब भरोसा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो ज़ाहिर है वो न सिर्फ़ अपनी ज़ात के हवाले से बल्कि ख़ानदान के हवाले से, इलाके के एतबार से और पूरे मुल्क के एतबार से वो एक नाम कमाएंगे, एक इज़्ज़त कमाएंगे और उसी की बुनियाद पे पूरे दुनिया में वो निकल सकते हैं, अपना पैगाम दे सकते हैं, अपने हुनर को फैला सकते हैं, अपने माशी रवैयों को बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की बैठक से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।